क्वेश्चन क्या कहता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू स्टॉप जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कौन सा एक तरीका लैंगिक असमानता को रोकने का सही तरीका नहीं है। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए, एक ही बार में बता दीजिए लाइक शेयर करने के बाद कि कौन सा तरीका जेंडर इनइक्वालिटी को रोकने का सही तरीका नहीं है। रोकने का सही तरीका नहीं है, यानी जो लिंग असमानता है, जो बराबरी की हम बात ही नहीं कर रहे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि दो लोग ह्यूमंस हैं, है ना। वो कोई भी जेंडर बाद में है, पहले वो ह्यूमंस हैं और उनको उनकी नीड के हिसाब से सेंसिटिव होने के प्रति आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो कौन सा एक सही तरीका नहीं है, नॉट लिखा है। पहला ऑप्शन है, आप लोग पोल में आंसर दे रहे हैं ए ऑप्शन, 60% लोग। चलिए देखते हैं। बाय सेटिंग डिफरेंट जेंडर रोल्स एंड ड्यूटीज, विभिन्न लिंग भूमिकाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करके कि अच्छा आप इस जेंडर से हो आप ये काम करोगे, अच्छा आप इस जेंडर से हो आप तो ये काम करोगे, आप झाड़ू कैसे लगा सकते हो, आप खाना कैसे बना सकते हो, आप तो क्या है मेल है ना, आप बाहर कैसे जा सकती हैं, आप एडवेंचरस एक्टिविटी कैसे कर सकती हैं, आप बाइक कैसे चला सकती हैं, आप तो फीमेल है। ये क्या हुआ, इससे ज्यादा और खतरनाक तरीका नहीं है जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ाने का। तो ये तो बहुत बड़ी जड़ है, तो इसलिए ये एक इफेक्टिव वे नहीं है जिससे हम जेंडर इनइक्वालिटी को कम करें। तो हम और बढ़ाते जाएंगे इस अंतर को जो समाज ने बनाया है, ठीक है। जो नेचर ने बनाया है अंतर वो ब्यूटीफुल है, वो सब में होता है ना, कोई भी दो लोग वैसे भी समान नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़े, बी ऑप्शन है बाय प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर। बिल्कुल सही बात है भाई, ह्यूमंस हैं और उस आधार पे उनकी अलग अलग सबकी कैपेबिलिटी है, अलग अलग उनकी नीड है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, तो उस आधार पे उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे तो एक जेंडर इनइक्वालिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सबको इंसान समझेंगे। फिर है बाय सीजिंग चाइल्ड मैरिजेस, ये बात भी सही है कि अगर बाल विवाह करेंगे हम, वो कौन सा सीरियल आता था, बालिका वधू, हाँ वो सब अगर हम करेंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। फिर है बाय क्रिएटिंग, तो सीजिंग मतलब रोक दो आप, ठीक। बाय क्रिएटिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, समान रोजगार के अवसर दीजिए ना, समान रोजगार के अवसर दीजिए महिलाओं और पुरुष दोनों को, है ना। ऐसा कई बार डेटा सामने आता है कि जो वेजर्स भी हैं, जो मजदूरी भी करते हैं, उन लोगों में भी फीमेल्स काम भी ज्यादा करती हैं और उनको पे भी कम किया जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अलग अलग कंपनीज से डेटा आते हैं, तो वो जरूरी है, डेटा आता है कि ये जरूरी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाकी तीनों बातें सही थी, फर्स्ट वन वाज नॉट सही, और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि उत्तर में पूछा ही सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और पोल में जवाब दीजिएगा। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का मुख्य घटक नहीं है। बताइएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का मुख्य घटक नहीं है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, चंपू बन गई हूं मैं। देखिएगा एक बार, 59% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए एक बार, ये कौन है ये व्यक्ति, वीडियो सही नहीं चल रहा है। पांडे जी काम कीजिए, वहां क्वालिटी में जाइए, ऑप्शन इंक्रीज करने का होगा, उसको बढ़ा लीजिए, एचडी में देखिए। तो कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का, पाठ्यचर्या का घटक नहीं है। करिकुलम क्या है, जो भी एक्टिविटीज आपके स्कूल में या जहां पे भी आप पढ़ते हैं, जिस भी संस्थान में वहां होती हैं, चाहे वो ऑन पेपर्स लिखी हुई हो, बिना पेपर्स हो, पैर रखने से लेके बाहर निकलने तक सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा होती हैं। लेकिन कौन सी एक बात करिकुलम का हिस्सा नहीं होगी, सी, यानी 64% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, कंटेंट बिल्कुल क्या पढ़ाया जाना है, सामग्री क्या है, ये तो करिकुलम का हिस्सा है, जिसको हम सिलेबस भी कह देते हैं एक तरह से। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, हम सिखा क्यों रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्या बच्चे सीख जाएं उससे जो हम सिखाना चाह रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव हम प्रदान करेंगे उनको इन एनी फॉर्म, चाहे वो किसी एक्टिविटी के थ्रू हो, क्लासरूम में हो, स्कूल में हो, मतलब ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस प्रोग्राम होगा, ये एक तरह से ट्राइंगल बनता है इन तीन चीजों का। कंटेंट यानी सामग्री, पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, फिर आपका कंटेंट क्या सिखाया जाना है, जिसको आप एक भाषा में सिलेबस कह देते हैं, और फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं अगर हम बात करिकुलम की या सीखने की कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च जो है वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है ना। रिसर्च करिकुलम का हिस्सा नहीं है कि करिकुलम में रिसर्च शामिल ही होगा, नॉट एट ऑल नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोगों में बहुत सारी उत्सुकता है कई सवालों को जानने की, वो हम संडे वार्ता में बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। आजकल फेक न्यूज ये वो खूब चलता है, वो क्या कर सकते हैं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया राहुल, आप हर वीडियो देखते हैं। सैदपुर से, अच्छा मैथ्स, उदय सर कराएंगे, उदय सर कराएंगे, ठीक है।
उधर सर कुछ पारिवारिक कामों में बिजी हैं आजकल, कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, यानी किसने पाठ्यचर्या की डेफिनेशन या परिभाषा दी है, जो निम्नलिखित परिभाषा है पाठ्यचर्या की। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी पाठ्यचर्या की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए। यानी जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसको एक एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के जो करिकुलम है वो इस तरह से हो कि जो ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, उसका एक प्रतीक बन जाए। इतनी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। उदय सर मस्त पढ़ाते हैं, अरे बहुत बढ़िया यार, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए एक बार फ्रॉबेल की अगर हम बात करें तो फ्रॉबेल इज द राइट आंसर, है ना, फ्रॉबेल इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई क्या ही कर लेगा, है ना। और आज के जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो DEET+ भी पूछ रहा है आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स में। कई लोगों को बुखार है DEET+ के नाम से, बट आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। वो 10-20% क्वेश्चन जैसे ही मुश्किल आते हैं, मुश्किल भी क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर ले गए, वो आउट ऑफ द बॉक्स ले गए, तो उसमें ही बाकी लोग उनको अपने अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो वो उस चक्कर में ऐसे कहना शुरू कर देंगे कि पता नहीं क्या आ रहा है आजकल, है ना। जबकि वो 10-20% हमेशा ही अलग आएगा, वो एटलीस्ट 5-10% तो होगा ही, जो आपको आपकी जो जितना भी आपने पढ़ा है वहां सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लगानी पड़ेगी। चलिए खैर, इस पे हम चर्चा करेंगे। 1-2 दिन में एक ओरिएंटेशन क्लास होगी DEET+B को लेकर के, जिसपे हम बात करेंगे। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, यानी जो पाठ्यचर्या विकास है इसमें क्या शामिल नहीं है, यानी जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो इसमें क्या शामिल नहीं होगा। सेलेक्टिंग दी कंटेंट, यानी सामग्री का चयन, के क्या सिखाया जाना है, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। फिर सिखाएंगे क्या, अगर यही नहीं पता कि सिखाया क्या जाना है, अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो मैप में लोकेशन कहाँ, क्या डालोगे, कहाँ पहुंचोगे, कहाँ, कहीं भी नहीं, ठीक। तो कंटेंट भी सिलेक्ट करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना कि कैसे कैसे किस ईयर में किस मंथ में क्या प्रोग्राम होगा। इस जब बसंत पंचमी आती है तो क्या करते हैं, कुछ और इंडिपेंडेंस डे आएगा तो क्या करेंगे, इस टाइम पे ये वाले एग्जाम्स होंगे, इस टाइम पे ये वाली एक्टिविटी होगी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंसेस का। राइटिंग रिसर्च पेपर्स, अगेन ये इसका हिस्सा नहीं होंगे, किसका, करिकुलम का। जरूरी नहीं है ना कि हर लेवल पर हर चीज पढ़ते ही पहले हम रिसर्च पेपर भी लिखेंगे, वो तो कुछ % लोग हैं जो बाद में जाकर शोध की तरफ चले जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम, यानी निकल के क्या आया, जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस दिया, कंटेंट दिया, ऑब्जेक्टिव सेट किए, उससे इवेल्युएट जब आपने किया तो निकल के क्या आया, मतलब कि रिजल्ट क्या आया, एक तरह से कितना सीखा बच्चे ने। लर्निंग आउटकम मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उनका रिजल्ट क्या आया, उनसे निकल के क्या आया, ठीक है जी। सेंसरी एंड प्री ऑपरेशनल वाला क्वेश्चन करा दीजिए। मेगा आपने अच्छा याद दिलाया, ये कौन से सेशन में, एक बार मुझे कमेंट में बता देना। और किसी का एक मॉरल या कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था, मैं ये 1-2 आपके दिक्कत वाले क्वेश्चन हैं, इनको 1-2 सेशन में नेक्स्ट करा दूंगी, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, यानी पहचाने की निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपको कई चीजें जानने को मिलेंगी कि कौन सा एक नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। देखो सिलेबस क्या है, जस्ट एक हिस्सा है किसका, करिकुलम का, है ना। पाठ्यचर्या का हिस्सा है क्या, पाठ्यक्रम, ये है करिकुलम, जो कि एक बड़ा सर्कल है। तो करिकुलम में ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज, चाहे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जो भी आपके बेसिकली जितनी भी चीजें हैं जो हम 3 वो कंटेंट हो, ठीक है। सिलेबस जस्ट एक हिस्सा है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और करिकुलम में ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी आपकी शामिल हो जाएगी जो भी बच्चा स्कूल में आकर के करेगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग। चलिए देखते हैं कि कौन सा एक टाइप नहीं है करिकुलम का। जो ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 53% लोग, मैं देख लेती हूँ 55% लोग वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सही जवाब सिर्फ और सिर्फ 6% लोग दे पा रहे हैं। कई लोग डी भी दे रहे हैं। हिडन करिकुलम कितनी बार डिस्कस किया है यार, कहाँ रहते हो, बैच में पढ़ते हो, इंटरनेट पर यहाँ प्लेलिस्ट भी देखी होगी ना अगर ठीक से, इसका मतलब आप प्लेलिस्ट भी नहीं देखते हो, सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़े हो, हैं। ऐसे मत करो यार, हैं, ऐसी बातें मत करो। मैं ये लिख लेती हूँ, हिडन करिकुलम करा दूंगी मैं आपको अलग से, डोंट वरी। फोन कहाँ है मेरा, पेन ही नहीं चल रहा है आजकल, फोन में लिखना पड़ रहा है, देख रहे हो। बिल्कुल गलत जवाब, महा गलत जवाब आप लोगों ने आज बिल्कुल क्या कहें, आम भाषा में नाक कटा दी है। क्या हिडन करिकुलम, ओके फाइन, आएंगी वीडियोस। ओ गॉड सॉरी। देखो एक्सक्लूडेड करिकुलम को नल करिकुलम भी कहते हैं, यानी कि जहां पे कुछ चीजें चाहते ना चाहते करिकुलम में होती हैं बट वो छूट जाती हैं या टीचर अवॉइड कर देता है। जैसे आपका एक वो चैप्टर होता था रिप्रोडक्शन वाला,
तो बहुत सारे टीचर्स उसको अवॉइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ अनकंफर्ट और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। फ्राइड की थियोरी में ऐसी कुछ बातें हैं जो कई बार बहुत ही सरफेस लेवल पे करके निकलनी पड़ती हैं, है ना। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट भी हो सकती थी या नेग्लेक्ट हो जाती हैं कई बार करिकुलम में, चाहते या ना चाहते, कई बार टाइम की कमी से, कई बार अनकंफर्टेबल होने से, कई बार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसको एक्सक्लूडेड करिकुलम कहते हैं, बहिष्कृत पाठ्यचर्या कहेंगे कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया या अवॉइड हो गया, किसी कारणवश ये रह गया बट होना था। तो ये एक प्रकार है करिकुलम का, ठीक है। एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है, रिटन करिकुलम को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं, जो एग्जैक्टली प्रॉपर लिखा हुआ है ना। ओवर्ट भी कहते हैं इसको, रिटन या ओवर्ट, जो दिख रहा है, जो भी चीजें लिखी हुई है प्रॉपर, ठीक है, स्पष्ट पाठ्यचर्या है ये। क्लास करिकुलम जैसा कुछ भी नहीं होता, है ना, कि क्लास के लिए अलग अलग, क्लास के लिए अलग अलग करिकुलम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो प्रश्न पाठ्यचर्या है आपकी, है ना, ये छिपा हुआ जो है इसको प्रश्न बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पाठ्यचर्या ये हिंदी में ना कई बार ऐसा हो सकता है पेपर में भी आपको एक तरफ करिकुलम लिखा हो इंग्लिश में और यहाँ आपको पाठ्यक्रम मिल जाए, क्योंकि आजकल पेपर्स में भी सीधा सीधा ट्रांसलेटर यूज करके और रख देते हैं। तो आपको इंग्लिश वाला साइड जरूर देख लेना है कि पाठ्यक्रम सिलेबस की बात हो रही है कि करिकुलम की हो रही है, ठीक है। तो ये पाठ्यचर्या कर लेना है, यहाँ सब जगह चर्या कर लेना है, क्रम को काट के, ठीक। हिडन करिकुलम बिल्कुल एक पार्ट है, जो चीजें आप इनडायरेक्टली सीखते हैं, ये कहीं लिखी नहीं हुई है ना, ये लिखी नहीं हुई है बट आप सीखते हैं इनडायरेक्टली। कि अगर हम बात करें क्लास में हाथ उठाने की, तो एक डेकोरम बन जाता है अपने आप ही, आप इनडायरेक्टली सीख लेते हैं कि हाँ कोई अगर बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना, रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि एक हमारे स्कूल में बचपन में वो भोजन मंत्र हुआ करता था, जिसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या है कि जो फूड की वैल्यू है वो ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर हो। एक पृथ्वी मंत्र हुआ करता था सुबह उठ के वो करके कि आपके ग्रेटिट्यूड की भावना है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ सिलेबस में कि इससे ये होगा ही होगा या भर देना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हिंदी भी करा दीजिए, सब कराएंगे यार, डोंट वरी। सीटेट अनाउंस तो होने तो सारे सब्जेक्ट कराएंगे, डोंट वरी, है ना। एसएसटी और मैथ्स को छोड़ के बाकी सब मिस्ट्रियो सेम ईयर यार। क्लास करिकुलम कोई भी करिकुलम का हिस्सा नहीं है, ये तीनों, चाहे वो एक्सक्लूडेड हो जिसको नल बोलते हैं, एक्सप्लिसिट जिसको हम रिटन या ओवर्ट बोलते हैं, हिडन करिकुलम जो इनडायरेक्ट चीजें आप सीखते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, आपके नॉर्म्स हो सकते हैं जो आप इनडायरेक्टली सीख लेते हैं स्कूल में, ठीक है। सी ऑप्शन क्लास करिकुलम, कक्षा पाठ्यचर्या, ये ऐसा कोई भी करिकुलम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रियंका की बात हो रही है, आप में से कई सारी प्रियंकाएं यहाँ होंगी। प्रियंकाएं क्या होता है वैसे? प्रियंका इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पे एक क्वेश्चन मिनिमम हर एक एग्जाम में आता है, इसको हल्के में लेना नहीं है, ठीक है जी। अगर हम बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया की, तो प्रियंका को डिसलेक्सिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विल शी शो? प्रियंका एक बच्ची है जिसको डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन वैफल्य है। तो क्या ये किस जगह पे डिफिकल्टी दिखाएगी ये बच्ची, बताइए फटाफट। डाइवर्जेंट थिंकिंग में, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, लैक ऑफ मोटर एबिलिटीज या अटेंशन डेफिसिट? देखो ये तो एडीएचडी में होगा कि बच्चे की अटेंशन में कमी है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लैक ऑफ मोटर एबिलिटीज कहां होता है? डिस्प्रैक्सिया में, चलने फिरने घूमने में दिक्कत होगी, ठीक। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, ये बात बिल्कुल सही है, जहां बात रीडिंग की आ जाए, सिंपल सी बात है, डिसलेक्सिया की बात हो ही रही होगी। याद कीजिए कौन, ईशान अवस्थी, तारे जमीन पर, वो जो वायरस थे आपके उसमें वीरू सहस्त्र बुद्धि, 3 इडियट्स में, उनको बेसिकली बोमन ईरानी, उनको भी डिसलेक्सिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया कॉमन प्रॉब्लम है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में कुछ कमी है, बस डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है इनका ब्रेन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर किसी को डिसलेक्सिया है दैट मींस इनेबिलिटी टू रीड। अगर डिसकैलकुलिया है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। डिस्फेजिया है तो लैंग्वेज को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। डिसप्रैक्सिया है, चलने फिरने पेन पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। डिसग्राफिया है मतलब लिखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये चीजें जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 says the act of ensuring that all children despite their differences receive the opportunity of being part of the same classroom as other children of their age। यानी यह सुनिश्चित करने का कार्य कि सभी बच्चे अपने मतभेदों के बावजूद, या हम कहें विभिन्नताओं के बावजूद, डाइवर्सिटी के बावजूद, अंतर के बावजूद, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान कक्षा का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करें। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, अमीर है, गरीब है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, कोई बहुत जल्दी से सीख लेता है, कोई बहुत धीमे सीखता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई दूसरा बच्चा है जो पेंटिंग में अच्छा है, यानी कितनी भी डाइवर्सिटी है फिर भी
सेम एज के बच्चों को सेम क्लास में पढ़ाया जाए। ये है कौन, समझ गए ना आप, इंक्लूड करने की बात हो रही है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, जिसके पीछे जो फिलॉसफी है वो है इक्विटी एंड इक्वालिटी, है ना। और जो कहता है कि जैसे मदर नेचर हम सभी को डिस्पाइट एनी डिफरेंसेस या जितने भी ऑल द डिफरेंसेस हम सबको इंक्लूड करके रखे हुए है। जो मदर नेचर है, अगर धूप आती है तो सब पे आती है, बारिश होगी तो एक जगह खड़े हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप में कैसे अलग हैं आप, सबके लिए होगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन भी सभी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल, ये सब बातें तो बाकी तो बनती नहीं है, सीधी सीधी बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, Which amongst the following article provides the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years? यानी 6 साल से छोटे बच्चों के लिए कौन सा एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है हमारे संविधान में जो प्रोविजन देता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, यानी ECCE। ये कोर्स भी होता है, आपने शायद आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पहले इसको NTT कहते थे, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, बाद में ये प्रॉपर अभी ECCE है। यानी 6 साल से छोटा बच्चा, भाई 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, तो उससे छोटा जो भी बच्चा है वो क्या है, ECCE का पार्ट है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पार्ट है। अभी NEP इसको चेंज कर देगी उन्होंने, जो उनकी पूरा 4 स्टेजेस का है, 4 चरण का जो उनकी शिक्षा है, NEP पे भी क्वेश्चन जल्दी ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन, यानी 64% लोग कह रहे हैं आर्टिकल 21A। मतलब एक क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। क्या पढ़ रहे हो आजकल, कहाँ से पढ़ रहे हो, ये बता दो बस, ये मत कह दो ना लेट्स लर्न। लाइक शेयर कर दो, है ना। ये 1800 लोगों ने लाइक किया तब बताऊंगी, एक तो गलत आंसर देते हो, ऊपर से लाइक शेयर नहीं करते हो। देखो एक बार आर्टिकल 21A है यार, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये RTE की बात करता है ना। इसको बाद में इंसर्ट किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। ऐसे हरकतें मत करो। आर्टिकल 45 इज द राइट आंसर। जब ECCE की बात हो रही है तो हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं। अगर आर्टिकल 21 अल्फा की बात होती तो वो 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ था सन 2000 में, और RTE यानी राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, तो फिर आर्टिकल 45 है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी है, इक्वालिटी और इन सब की बात करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा इसी बात पे। अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी एंड ऑल, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, यानी निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में भाषाई अंतर का कारण नहीं है। यानी हमारे देश में भाषिक विभिन्नता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बोला भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत जल्दी से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। आपका इंस्टा पर मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, प्लीज देख लीजिएगा। मेघा मैं बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करूंगी, इतने मैसेजेस, इतने इनबॉक्सेस आते हैं और मैं नहीं देख पाती हूँ, है ना। चाह के भी नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत रेयर ही कभी देखती हूँ। बट संडे वार्ता में या मेल में कोशिश करते हैं कि देख पाए, या आप करियर टीम को भी संपर्क कर सकते हैं, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। अरे बस आप लोग को देख के हो जाता है। देखो एक बार, हाँ ओके, 47% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, यानी इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। अच्छा, अगर आप एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं या एक प्रॉपर शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एलीट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या इसमें आर्थिक कारण मौजूद नहीं है? जिन्हें मौका ही नहीं मिला कभी, जो अफोर्ड ही नहीं कर पाए, वो कहां से ब्रिटिश एक्सेंट में बात करेंगे? देखिए छोटे शहरों में जाकर के कितने संस्थान अवेलेबल हैं जो ठीक से सिखा पाए, है ना। तो इकोनॉमिक कॉज तो बिल्कुल है, जिसकी वजह से विभिन्नता है ना। अगर सबका इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो तो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। 4 कोस में वाणी, अच्छा मुझे 3 कोस याद था दीक्षा, सॉरी। मॉरल कॉजेस यानी नैतिक, सही गलत, भाषा कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये है वो है। मॉरल कॉज नहीं होता लैंग्वेज का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कोई भी रीजन नहीं है लैंग्वेज डाइवर्सिटी के होने का। ज्योग्राफिकल कॉजेस, किसी का कोई भी मॉरल कॉज हो, भाई मैं मान लो किसी चीज को सही मानती हूँ, गलत मानती हूँ, झूठ बोलना मेरे लिए सही है, मतलब गलत है, किसी के लिए सही हो सकता है, या ऑपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा, है ना। किसी के लिए कुछ सही या गलत हो सकता है, बट लैंग्वेज में डाइवर्सिटी से क्या फर्क पड़ता है? मॉरल्स तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं ना, तो ये चीज बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। ज्योग्राफिकल कॉजेस, ये बात सही है भाई, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं तो एक तरह की भाषा है, जैसे आप जगह चेंज करते हैं तो दूसरी, तो भौगोलिक कारण भी है। पॉलिटिकल कॉजेस, जो राजनीतिक कारण भी हैं, भाई क्या क्षेत्र है, किस
आधार पे कहाँ कैसी जलवायु है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए, तो आंसर है मॉरल कॉजेस। नैतिक कारण ऐसे कुछ नहीं होते कि आप अगर जिन वैल्यूज में, जिन मॉरल्स में, जिन भी प्रिंसिपल्स में, जिन सिद्धांतों में आप विश्वास रखना चाहते हैं, वो आप किसी भी भाषा को बोलते हुए, सीखते हुए, जानते हुए रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अटेन द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी यूईई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूईई, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी सार्वभौमिकरण शिक्षा का, यानी सबको एनरोलमेंट मिले, सब सीख पाए। ठीक है जी, समझ पा रहे हो कि नहीं? वाह सुधीर सिंह, बहुत ही बढ़िया, कितने अच्छे मजाक। कई लोगों को लगता है बहुत अच्छा जोक क्रैक किया है, और इतनी हंसी आती है मुझे कि दिखती नहीं है बस चेहरे पे। आज तो गलतियों का पंगा लग गया। हाँ, ये होगा, देखो आज के क्वेश्चंस ये DEET+B के लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक सेम ही है, इसमें लेवल कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा नेचर बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का। देखिए, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल्स, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, क्या कहना चाहेंगे भाई? ये है सर्व शिक्षा अभियान, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेगा कि सबको शामिल किया जाए। जो 86वां संविधान संशोधन आया, जिसमें बाद में RTE आया, उसमें यही कहा गया था कि सबको शिक्षा मिले, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा सब भी तो इसकी टैगलाइंस होती थी ना सर्व शिक्षा अभियान की। मैं गांव में रहती थी जब छोटी थी, जब ये आया था, और मैंने देखा था कि जो गांव का प्राइमरी स्कूल, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक विद्यालय, या मेरे मामा जी भी टीचर हैं तो उनके स्कूल में भी जाके देखा, तो वो प्रॉपर इतना ज्यादा इसको प्रमोट किया गया था कि वो पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे हुए मिलते थे हर जगह पे, है ना। तो आपको मैं दिखा भी देती हूँ वो 2 बच्चे, तो ऐसे बोलते हैं इसको, सर्व शिक्षा अभियान। बेसिकली इसमें क्या था कि हम सभी को एजुकेशन दे पाए। 2010 तक का एक टारगेट था जो आज तक अचीव हुआ नहीं, ये आगे खिंच गया, 2001 से शुरू हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसी एक कलम पे बैठे होते थे बच्चे, याद रखिएगा। इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं, अभी भी ऐसे चलता है। इसके तहत जॉब वगैरह का भी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी वैकेंसी आती है दिल्ली वाली में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी गलत कथन का चयन करना है समावेशी कक्षा शिक्षा के बारे में, है ना। क्या कह रहे हैं, शिक्षण की, एक तो ये गाने पता नहीं कौन बजा रहा है, इस मौसम में भी शादियां होती हैं क्या? CDV की बेस्ट टीचर हो आप। पूजा, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं सुन के, सच में, मतलब आई फील ब्लेस्ड। तारीफ के लिए तो जी रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलो खैर, इन बातों में कुछ नहीं रखा, कर लो पढ़ाई। ये कौन है ये व्यक्ति? कंफ्यूज हो रहे हैं सेविका। द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट कंफ्यूज, है ना। तो कम पढ़ोगे कम कंफ्यूज होगे, थोड़ा सा एक टाइम आएगा जब अभी कंफ्यूज हो रहे हो ना, इस दौर के जस्ट बाद क्लैरिटी का दौर आएगा, डोंट वरी, ठीक है, पढ़ो। लेकिन अगर हम बात करें इनकरेक्ट ऑप्शन की, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, देखो कंफ्यूजन के 2 रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होना, और दूसरा हो सकता है जो सबसे बड़ा रीजन है, प्रैक्टिस की कमी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी क्लैरिटी हमें आएगी। इट एमेलोरिएट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभवों को बेहतर बनाता है। हाँ बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट करता है सिविल राइट्स को, ठीक है, नागरिक के अधिकार है भाई, हर कोई बैठ सकता है, साथ में पढ़ सकता है। इट इंक्यूबेट्स द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी यह स्वीकृति की भावना को विकसित करता है, एक्सेप्टेंस डिस्पाइट एनी डिफरेंस, ठीक है, अलग अलग अंतर के बावजूद भी हम साथ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इट मेक्स डिफरेंसेस मोर डिफरेंट, ये बात बिल्कुल गलत है कि यह मतभेदों को और अधिक भिन्न बनाता है, यानी जो दूरियां हैं उनको और अलग करता है। ये तो ऑपोजिट बात हो गई, ये तो इंक्लूड करने की बात होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने सेग्रीगेट करने की बात कर दी, अलगाव की बात कर दी, कि जो अलग है उनको और अलग बनाएगा, ऐसा नहीं है, ये इंक्लूड करेगा सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 says the traditional curriculum was centered around whom and who predominates in it, यानी पारंपरिक पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या कहिएगा इसको, किसके इर्द गिर्द केंद्रित था और इसमें कौन प्रमुख है। यानी जो ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो पहले से चला आया है, वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, या उसमें किन चीजों को फोकस किया गया था, बताइए। डी फॉर दिल्ली। अच्छा, टीचर सेंटर्ड और बोथ क्या होता है भाई? सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर, स्कूल सेंटर्ड और स्कूल, चाइल्ड सेंटर्ड और चाइल्ड, टीचर सेंटर्ड और बोथ, बताइए जरा कहना क्या चाह रहे हैं। ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सेंटर्ड अराउंड टीचर, whom and who predominates in it, टीचर,
ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर, व्हाट डू यू से? सी कह रहे हैं 58% लोग। चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ था यार, ट्रेडिशनल नहीं है ये तो, नए जमाने का है ये तो। ट्रेडिशनल होता है जो पहले से चला आ रहा है, स्टीरियोटाइपिकल एक तरह से। कैसी कैसी बातें कर रहे हो हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर, यानी सब्जेक्ट के सेंटर में और टीचर ही इसको प्रीडोमिनेट करता था, कह सकते हैं। तो ए के साथ जाएंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा है उसी हिसाब से अगर हम जवाब देंगे तो ए बनता है उत्तर। चाइल्ड सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल का मतलब है जो चला आ रहा है सदियों से, कि टीचर की चलेगी और बच्चे चुपचाप सुनेंगे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कैसी गड़बड़ कर रहे हो आज, कौन से, बस क्या ही कहूं। A child who can understand multiple languages shows the importance of dash factor influencing learning। यानी एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले डैश कारक के महत्व को दर्शाता है। बताइएगा एक बार, वो बच्चा जो कई भाषाएं समझ सकता है, ये चीज किस फैक्टर को इंपॉर्टेंट बना देती है लर्निंग में? भारत में सबसे अच्छी टीचर हैं आप सीटीईटी के लिए। अरे कमलेश, फिर से आंसू आ गए यार, अब मैं बैठ के रोया करूं कि पढ़ाया कर? मजाक कर रहे हो यार, यू पीपल आर सो अमेजिंग। मैम आप रोइए मत, नहीं तो क्या है, बाढ़ आ जाएगी। उफ, पूजा शर्म नहीं आती ना है? दुनिया खत्म हो गई, आपको मैं ही मिलती हूँ इन बातों के लिए। देखो एक बार, मजाक कर रही हूँ यार, दिल पे मत ले लेना कोई भी, है ना। देखो क्वेश्चन देखो, आ चाइल्ड हु कैन अंडरस्टैंड, जो बच्चा कई भाषाएं समझ सकता है, वो किस चीज का महत्व दर्शाता है? एज फैक्टर, एज का तो कोई इसमें वो नहीं हो सकता है, कई बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत सारी भाषाएं सीख जाएं। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर की इंपॉर्टेंस है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की, कि अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग भाषा जुड़ी हुई होती है, और एक बच्चे को यदि कई भाषाएं बोलनी आती हैं, दैट मीन्स उसको सामाजिक और आर्थिक जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, जो माहौल मिला है, वहां से उसने सीख लिया। अलग अलग समाज और संस्कृति के लोग उसके अराउंड होंगे, ठीक है। तो इसमें एनवायरमेंट अपने आप इंक्लूड हो गया, है ना। ऐसा थोड़ी पेड़ पौधों ने सिखाई होगी, सोसाइटी और कल्चर ने सिखाई होगी भाषा, तो ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसलिए एनवायरमेंट से बेटर है सोशियो कल्चरल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन देखिएगा एक बार। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विविधता के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा एक बार। विविधता समझते हैं, डिफरेंसेस हम सभी में होते हैं, है ना। बता दीजिए एक बार। ओके ओके ओके, बहुत गलत हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड संदीप। अरे नीरज, मिराज आलम, शब्द बोलने का कोई पॉइंट तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, कौन डाइवर्सिटी यानी विविधता के जब शब्द बोलेंगे तो सुने नहीं जाएंगे फिर आपसे। देखिए एक बार बोलेंगे, सही समय आने पे बोलेंगे। देखिए एक बार, अगर हम बात करें कौन सी एक बात महत्व रखती है, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें। देखो इधर आ जाओ, फालतू फालतू कंट्रोवर्सी चाहिए है, मजा। देखो पढ़ लो, कौन से, अगर हम बात करें डाइवर्सिटी का महत्व कौन नहीं दर्शाता है, नॉट लिखा है। इट क्रिएट्स इमोशनल डिसोनेंस अमॉन्ग पीपल, यानी यह असमंजस्य स्थापित कर देता है, संवेगात्मक रूप से एक तरह से माल एडजस्टमेंट क्रिएट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी तो बेहतर करना चाहिए। इट हेल्प्स पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, हाँ सही बात है। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, सही है। इट हेल्प्स टू एम्पैथाइज विद द पीपल, देखो तीनों बातें सही हैं, बस एक ही गलत है और वही सही है, क्योंकि हमसे पूछा है कि डज नॉट कम अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, कि ये इमोशनल डिसोनेंस क्रिएट करे, ये एक मतभेद क्रिएट करे, सामवेगिक रूप से आपको परेशान करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए। हाँ, पेडागोजी को लेकर काफी चिंतित हो, अगले महीने पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन करो, या फिर प्लेलिस्ट से सारे सेशंस देखो तसल्ली से बैठ के, दोनों में से कुछ भी कर लोगे तो नहीं रहोगे चिंतित। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, PIED स्टैंड्स फॉर, PIED स्टैंड्स फॉर, बता दीजिए। भगवान की दुआ से और आप लोगों के प्यार से आजकल बहुत ही अमेजिंग मूड में हूँ, चीजें अभी बताऊं। अरे संडे वार्ता भी तो है, अभी 11 बजे बात ही तो करेंगे। देखो एक बार, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबिलिटीज। PIED स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड।
ठीक है, यानी दिव्यांग लिखिएगा इसको, ये विकलांग सही शब्द नहीं है। दिव्यांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। 1987 में एक चीज आई थी, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये एक्ट है IEDC एक्ट, जो इंटीग्रेट करने की बात करता है, जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए बेहतर एजुकेशन की बात करता है, उनको इंक्लूड करने की बात करता है। तो इसी के साथ एक और MHRD ने ये प्रोग्राम चलाया था जिसको प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड कहते हैं, यानी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, है ना। अभी कल परसों हम लोग मूवी देखने गए थे, तो एक आंटी थी जो व्हील चेयर पे थी, तो सपोर्ट कर रहे हैं हम एक तरह से हमारे जो एम था वो RPWD एक्ट में कि हम डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, चाहे वो कहीं और इस तरह की जगहें हो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम इंटीग्रेट करें उन लोगों को जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन, वो भी समाज का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, और उसको डिसेबिलिटी की तरह लेने की बजाय एक डिफरेंस की तरह लें जो हम सभी में पाया जाता है, हम सभी में अंतर होते हैं, है ना। कोई आपके घर में भी 2 बहन भाई होंगे तो किसी का मूड जल्दी खराब हो जाता होगा, किसी का किसी चीज से कोई परेशान होता होगा, कोई ज्यादा मजाक उड़ाता होगा, कोई ज्यादा सीरियस रहता होगा। तो उसी तरह से ये भी एक अंतर की तरह है डिसेबिलिटी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड लर्निंग इन डैश वेज, यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक बच्चे के सीखने को डैश तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। बोथ वेज, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, नेगेटिव वेज, पॉजिटिव वेज, ओनली पॉजिटिव। देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी जिस समाज संस्कृति में बच्चा आया है, कोई भी कारक हो, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कारक है ना, जब भी इन्फ्लुएंस करने की बात आती है, जब भी प्रभावित करने की बात आती है, तो प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है और प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स कि क्या अप्रोच रही है, आपने किस चीज को परसीव किया है, कैसे आपने उस चीज को इंप्लीमेंट किया है, बहुत सारी चीजें। बोला जाता है ना कि आप गन का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए भी कर सकते हो और जान लेने के लिए भी कर सकते हो, तो ये टूल की तरह है एक तरह से, अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो समाज और संस्कृति जो है बोथ वेज कैन इम्पैक्ट अ पर्सन, चाहे वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों तरह से, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह से। कुछ चीजें जो कुरीतियां हैं या कुछ भी नेगेटिव्स अगर आपने गलत तरीके